जी, तो डर्मा क्लिनिक है हमारा सेगमेंट और इसमें हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्रा तारिक मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं R5 एस्थेटिक्स में। टॉपिक है हमारा आज का एक्नी और उसकी मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए, जो कि एक बहुत ही अहम और बहुत ही मुश्किल तरीन सवाल है और बहुत ही सब्र आजमा भी साथ साथ। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि एक्नी एक्चुअली है क्या चीज़, अगर हम एक लेमैन की टर्म में बात करें तो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक्नी इज़ इसको हम उर्दू में कील, महासे, दाने इन नामों से भी कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है जो कि हमें ओपीडी में डे टू डे पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और इसके बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि ये जो है किसी ख़ास एज में होती है या किसी ख़ास वक्त में या उम्र में होती है। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो ओपीडी में हमारे पास आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स उनके मुख्तलिफ होते हैं कि ट्रीटमेंट ऐसी मिले हमें कि फ़ौरन से कोई हमें रिलीफ मिल जाए। सही। प्लस साइकोलॉजिकल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये इट इज़ अ कॉज ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि लोग सही। जब किसी को भी एक्नी या दाने होते हैं किसी भी वजह से, तो वो नॉर्मल किसी भी गैदरिंग में या कहीं भी जाने से थोड़ा कतराते हैं। सही है। तो समटाइम्स वो ये करते हैं कि अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे या ट्रीटमेंट या किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे और कोई ना कोई अपनी तरफ से एट होम रेमेडीज या टोटके जिन्हें हम कहते हैं वो कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि प्रॉपर गाइडेंस लें। और समटाइम्स इट इज़ अ बिट टू लेट के कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी हमें देखने को मिलती हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक्नी की क्या कोई एग्जाम भी होती है या एक ही तरह की होती है, और अगर इसकी कोई एग्जाम है तो वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, एक्नी की मुख्तलिफ किस्में हैं हमारे पास, एग्ज़ाम है जिसमें जैसे हम वर्ड सुनते हैं वाइट हेड, जिसे हम क्लोज कॉमेडोन या कहते हैं, जो कि एक्चुअली हेयर फॉलिकल होता है या जो कि इसमें सीबम या ऑयल जो है ट्रैप हो जाता है। सही। वही जब हमें ओपन हमने नज़र आते हैं जिसमें डर्ट ट्रैप हो जाती है, तो उसे हम ओपन कॉमेडोन्स कहते हैं या ब्लैक हेड्स कॉमन ज़बान में सही। कहते हैं। फिर इसी तरह एक दर्द वाले दाने लोगों को आते हैं जिसमें रेडनेस होती है, फेस पे बम्प्स हो जाते हैं, जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं, और ये काफ़ी पेनफुल किस्म के दाने होते हैं। सही। और कुछ लोगों को इसमें बुखार और दूसरी सिम्टम्स भी साथ में हो अच्छा। सकते हैं। अच्छा। जी। इसके अलावा ये एक्नी सिर्फ चेहरे पे नहीं रहती, कभी कभी एक्नी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी आ सकती है, जिसम के मुख्तलिफ एरियाज को इन्वॉल्व कर सकती है। सही है। और यही ओपन कॉमेडोन्स, क्लोज कॉमेडोन्स, ये सारी टाइप्स जो हैं हमें बॉडी पे भी मिल सकती हैं। सही है। एक एक्नी की टाइप होती है जो कि किसी इरिटेशन की वजह से आ सकती है, जैसे पहले अभी कोविड जब था तो लोग मास्क लगा रहे थे या चेहरे को कवर कर रहे थे, तो उसमें ये हमें एक्नी की टाइप देखने को मिल रही थी, मैकेनिकल एक्नी या मास्क रिलेटेड एक्नी, ओके। जो कि जो लोग नकाब कर रहे हैं या चेहरा कवर कर रहे हैं उनमें भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की वजह से हो सकती है एक्नी, किसी को अगर डैंड्रफ है और उसकी शेडिंग फेस पे हो रही है उसकी वजह से भी एक्नी हो सकती है। एक एक्नी का फैक्टर है जेनेटिक, या अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके साथ फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, उसमें भी हमें एक्नी देखने को मिल सकती है। सही। इसके अलावा कुछ लोग मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल B12, विटामिन B12 या टीबी की दवाइयाँ लेते हैं, सही। तो उनमें भी चेहरे पे या जिस्म पे दाने हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यानी कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के तौर पे बिल्कुल, निकलती है। बिल्कुल। इस तरह से होता है। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कहाँ से हमें पता चलेगा कि अब जो है वो हमें सीवियर किस्म की एक्नी होने वाली है और हमें इसके ट्रीटमेंट की तरफ चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि इस चीज़ का इंतज़ार किया जाए कि वो पूरी आपके फेस को या पूरी बॉडी को आपके भर दे, और स्पेशली अगर तकलीफ वाली होती है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना जी। उसके साथ गुजारा करना। तो क्या सिम्टम्स होंगे कि हमें जो है वो फिर फौरी तौर पे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस कि एक्नी के में अगर आपको पेनफुल दाने आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है इनिशियली पेनफुल ही हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको लगता है आपके चेहरे की ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई है। सही। ये एक्नी का एक मैकेनिज्म है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नेस। जब एक्नी होती है तो चेहरे पे चेहरे की जिल्द पे उसकी
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। सही है। तो ऐसे मरीजों में नॉर्मली देखा गया है कि उनके चेहरे पे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, चेहरा उनको ग्रीजी फील होता है नॉर्मल से ज़्यादा, और उनको जो है ये पेनफुल दाने कील महासे मुख्तलिफ जगहों पे बनना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स जिसको नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो किया जाता है कि दे ट्राई ज़्यादातर करते हैं कि हाथ से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं या दानों को खुद से जो है ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं। सही। तो उसमें ये होता है कि स्कारिंग और दूसरे मसले जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने सिम्टम्स के ऊपर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि क्या वजूहात भी होती हैं मज़ीद और कौन-कौन सी एज जो है वो स्पेसिफिक एक्नी कौन सी होती है। इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्रा तारिक, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन है। R5 एस्थेटिक्स में टॉपिक है हमारा एक्नी और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से। सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। डर्मा क्लिनिक है हमारा सेगमेंट जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्नी और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा तारिक, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं R5 एस्थेटिक्स में। आप भी अपने एक्नी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो 111-111-107 पे हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, और कराची से बाहर वाले 021 कोड डायल करेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं 0345110410 के ऊपर, और मैसेज करके आप अपनी राय का इजहार या आपका अगर कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि एज, लोग समझते हैं कि एज स्पेसिफिक होती है एक्नी। तो क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो प्री टीन या टीन एजेस में जो है वो मोस्टली ज़्यादा होती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली होती है या जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उनको फिर काफ़ी बड़ी एज में भी जाके जो है वो दोबारा से एक साइकिल चलती है एक्नी की, दोबारा से एक राउंड चलता है और लोग घबरा जाते हैं कि ये अब क्यों हो रही है या अब ऐसा क्या हो गया। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्ने की कोई एज नहीं है। ओके। ये एक बहुत बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी में कि एक्ने सिर्फ जो है उस वक्त ही होगी व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, जब कोई बड़ा हो रहा है, टीनेजर है, सिर्फ उसी को एक्ने होगी। एक्ने एक अलग टाइप है जिसे हम कहते हैं एडल्ट ऑनसेट एक्ने, जो कि होती ही उस वक्त है जब आपने वो एज क्रॉस कर ली है, जब आप कहेंगे कि इस एज में तो एक्नी क्यों हो रही है, लेकिन वो कहलाती ही एडल्ट ऑनसेट एक्नी इसलिए है कि वो उस एज में भी हो सकती है। ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हु आर लाइक 40 एंड 50 प्लस एंड इवन दे आर एक्सपीरियंसिंग एक्नी। तो उसमें हमें डिफरेंट फैक्टर्स इवैल्यूएट करने होंगे। टीनेज में तो ये हार्मोनल रीजंस की वजह से हो सकती है और जो प्यूबर्टी में चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से, लेकिन एडल्ट ऑनसेट एक्नी इज मोर सिवियर एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट एज कम्पेयर टू टीनेज एक्नी, जिसमें हम जल्दी इंटरवेंशन कर लें। हाँ, तो अगर किसी को है ये, किसी एडल्ट को, तो मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा जो है ना इस पे फोकस करना चाहिए ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हार्मोनल फैक्टर्स ही हों, वो कोई और अंडरलाइंग इश्यूज भी हो सकते हैं जो कि इवैल्यूएट होना, चेक होना बहुत ज़रूरी है। सही। तो फिर इसके लिए इवैल्यूएशन के लिए क्या किया जाता है? लाइक आप लोग जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं या कोई स्किन का ही अपना कोई टेस्ट होता है? नहीं, एक्नी क्योंकि एक मल्टी फैक्टर इशू है, उसमें हम सिर्फ स्किन को नहीं देखते हैं, उसमें हम डिफरेंट टेस्ट करवा रहे होते हैं, जिसमें फीमेल्स में हम उनके एंड्रोजन लेवल्स करवा रहे होते हैं। इसके अलावा हम उनका अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, इवैल्यूएट कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉर पीसीओएस, अंडरलाइंग चेंजेस, एफएसएच एलएच रेशो। ये टेस्ट पहले बहुत फ्रीक्वेंट कराए जाते थे। इसके अलावा हम उनका जो है ग्लाइसेमिक कंपोनेंट भी देख रहे होते हैं, ब्लड शुगर्स, उनका HbA1c एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। ये अगर हमें लगता है तो हम ये भी करवाते हैं। प्लस अगर पेशेंट ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर है तो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई और डिजीज़ साथ में चल रहा है, उसकी दवाइयाँ, कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स पर तो नहीं है, उसकी वजह से भी एक्ने आ सकती है, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक और चीज़ है कि अ लॉट ऑफ पेशेंट अप्लाई फॉर्मूला क्रीम्स मिक्स करके कि किसी ने बता दी, ये डिफरेंट ना गोरा होने के चक्कर में। बिल्कुल, हाँ।
तो ये वाली जो क्रीम्स हैं ये वक्ती तौर पे तो आपको बहुत अच्छा लुक दे भी देंगी, लेकिन इवेंचुअली आप जब इनके रिजल्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म तो ये स्किन को पतला भी कर रही होती हैं, स्किन पे दाने भी कर रही होती हैं, और फिर वो जो डैमेज है वो किसी भी फिजिशियन के लिए रिवर्स करना बहुत एक टफ चैलेंज हो जाता है। ओहो, अच्छा अच्छा, यानी कि ये जो सारे टोटके शोटके और ये जो मिक्सचर है क्रीम्स का, इसको इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें भाई, जैसे हैं उसी पे सब्र शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी होती हैं, कुछ ऐसी डाइट होती है जिसकी वजह से एक्नी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है या एक्नी हो जाती है, ऐसा है क्या? कुछ कोई लिंक है इन दोनों का आपस में? डाइट्री कंपोनेंट पे मुख्तलिफ रिसर्चेस अवेलेबल हैं, लेकिन देर इज़ नो प्रूफ कि ये ग़िज़ा खाने से या ये दवाई ये कंपोनेंट डाइट का लेने से जो है आपकी जो है ना एक्नी फ्लेयर अप हो जाएगी, क्योंकि एक्नी जो है वो वो जेनेटिक या इनेट चीज़ है जिसमें ऑलरेडी बॉडी की सीबम प्रोडक्शन बढ़ रही है, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रही है या बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट्स खा ली या मिल्क रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स खा ली तो उससे जो है हमें दाने बढ़ गए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन में कितनी चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, देयर स्किन इज क्रिस्टल क्लियर, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उनको लगेगा कि हमने एक दो ऐसी कोई चीज़ें खा ली और हमारी स्किन में फ्लेयर हो गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिथ है। एक चीज़ है जो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, हाई ग्लाइसेमिक फूड जिनमें शीरा ज़्यादा होता है, दे हैव सम रोल टू प्ले, स्पेशली अगर आपके हार्मोनल इश्यूज हैं और आप प्रोन हैं डायबिटीज़ की तरफ भी, तो वो एक थोड़ा बहुत फैक्टर हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इट इज़ अ मिथ। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहें कि भाई चॉकलेट्स खाने से ट्रिगर हो गई है एक्नी या किसी खास फूड से हो गई है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर हम लाइक ये फ्राइड आइटम्स, डीप फ्राइड आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे भी एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, तो ये भी मिथ ही है? ये भी मिथ ही है। अब ऐसे जैसे कि आप ऑयली फूड्स खा रहे हैं तो चेहरे पे ऑयल पड़ना शुरू हो गया, बिल्कुल, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑयली फूड्स की ऑयलीनेस एक अलग चीज़ है, और जो एक्नी में ऑयल प्रोडक्शन हो रही है वो बैक्टीरियल होती है, प्लस वो इनेट स्किन का एक मैकेनिज्म होता है जो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से, तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो इस चीज़ को रिलेट करते हैं और फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन भी दूसरों को भी बता रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सही। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, आप ये बताइएगा कि बाज़ लोगों को जो है, बाज़ ख़वातीन को स्पेशली प्रेगनेंसी में भी जो है वो एक्नी क्या निकलना शुरू हो जाती है, इसके अलावा पीसीओएस के इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो एक्नी होती है, तो इन दोनों चीज़ों का जो है वो एक्नी से क्या कनेक्शन है? क्या ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है, चेंजेस की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इसमें पीसीओज की पहले अगर बात करें तो पीसीओज में ऑलरेडी एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल्स में बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो ये ना सिर्फ जिल्द पे मुख्तलिफ चेंजेस ला रहा होता है, इसके अलावा बालों में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, और वही हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो हार्मोन लेवल जब राइज करते हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे एक्नी भी करा रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमें जो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हमें एवेलुएट करना ज़रूरी है, उसका वर्कअप कराना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात करें, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम दोनों, इन पेशेंट्स में भी ये होता है कि प्रेगनेंसी में हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं फीमेल्स में, जिसकी वजह से एक्नी होना बहुत नॉर्मल सी बात है, और हेयर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मली आप देखेंगे प्रेग्नेंट लेडीज के बाल बहुत बेहतर हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वो पोस्टपार्टम फेज में आती हैं तो वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगेन दैट्स हार्मोनल, लेकिन ये कि वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, बहुत सडन चेंज होता है, तो उसमें भी इट्स बेटर कि आप फिजिशियंस को रुजू करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम हर चीज़ लगा भी नहीं सकते, ना हम हर चीज़ दे सकते। सही, तो यानी जो डॉक्टर की रिकमेंडेड दवाइयाँ हैं बस वही आप लें, और अपनी तरफ से जो है वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि अक्सर डॉक्टर्स जो है वो कंडीशन इस तरह होती है स्किन की या एक्नी की कि एंटीबायोटिक्स जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उससे कतराते हैं या घबराते हैं, वो पता नहीं क्या समझते हैं कि जैसे कि कोई जो है ना
कोई भूत आ गया है और हम इसको जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक से जो लोग भाग रहे होते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है कि हम जो है वो एंटीबायोटिक क्यों लें और क्यों लेना चाहिए। हमारे डर्मा क्लिनिक में हम करेंगे सवाल ये डॉक्टर सिद्रा तारिक से, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन है R5 एस्थेटिक्स में। टॉपिक है हमारा एक्नी और उसकी मैनेजमेंट। मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला रज़ाक आपके साथ और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर।